हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इल्तुतमिश के बारे में आगे बात करेंगे। हमने 4 पॉइंट्स तक बात की थी। आज हम इल्तुतमिश की सफलता के कारण, उसके उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश का मूल्यांकन और इतिहासकारों की उसके बारे में, उसके चरित्र और मूल्यांकन के बारे में क्या अलग अलग राय है, क्या अलग अलग मत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो इल्तुतमिश, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तृत किया और सुल्तान के रूप में उसके सामने जो भिन्न भिन्न समस्याएं आई, उनका उसने किस प्रकार समाधान किया, रास्ता निकाला और किस तरह से अपनी समस्याओं पर उसने विजय प्राप्त की। अब हम देखेंगे कि इल्तुतमिश की इन सफलताओं के पीछे क्या कारण थे और उसने किन विशिष्ट गुणों और परिस्थितियों का इस्तेमाल करके इन समस्याओं पर समाधान प्राप्त किया। तो हम सबसे पहले देखें तो ये देखें कि इल्तुतमिश जो है, उसकी स्वयं की योग्यता और सुदृढ़ उसका व्यक्तित्व था। इसकी वजह से उसने इन समस्याओं पर विजय प्राप्त की और कई ऐसी परेशानियों का उसने मुकाबला अपने सूझबूझ से किया। दूसरा हम देखते हैं कि शत्रुओं में आपसी फूट बहुत थी। जो कुछ भी इसके शत्रु थे उनमें आपसी सामंजस्य नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश कुछ हद तक इन कामों में, इन समस्याओं पर समाधान प्राप्त करने में सफल हुआ। तीसरा हम देखते हैं कि सल्तनत काल में 40 तुर्की गुलामों का एक दल था और उन तुर्की गुलामों में से ही इल्तुतमिश एक था और इन तुर्की गुलामों का इसको इन समस्याओं पर निजात पाने में सहयोग मिला और इन 40 तुर्क गुलामों ने इसको सहयोग दिया। कठोर शासन नीति इसके पीछे एक विशिष्ट कारण रही। इल्तुतमिश की शासन प्रणाली काफी कुशल थी और कठोर थी, जिसमें डिसिप्लिन और नियमों की महत्ता थी। हम आगे देखें तो ये था कि खलीफा द्वारा उसने सम्मान पाया और राज्याधिकार सुदृढ़ किया। कोई जनता जो उसे मानने के लिए, सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थी, जब खलीफा के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। खलीफा इस समय इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु था और उनके द्वारा जब इसे सुल्तान की उपाधि दी गई तो आम जनता के दिलो दिमाग में और जो इसकी सराउंडिंग में तुर्क सामंत थे, उनका इसके प्रति सुल्तान के रूप में उन्होंने भी इसे स्वीकार किया। फिर हम देखें कि मध्य एशिया में बड़ी अराजकता फैली थी, वो भी इल्तुतमिश की सफलता का एक प्रमुख कारण बना। मध्य एशिया में इस समय मंगोलों के आक्रमणों से अनेक लोग शरण लेने के लिए भारत में आए, जो शासन कला में निपुण थे। इल्तुतमिश ने इन्हें दरबार में शरण देकर एक उत्तम शासन प्रणाली का सूत्रपात किया। ये भी इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। इसके साथ ही हम देखें कि इल्तुतमिश का मूल्यांकन, अगर हम इसके आने वाली समस्याएं, उसका समाधान और जो इसके सफलता के कारण थे, इन सब को देखकर अगर इसका एक सुल्तान के रूप में मूल्यांकन किया जाए तो हमें कुछ पॉइंट्स नजर आते हैं कि वह एक साधारण व्यक्ति से स्वतंत्र शासक के रूप में इसने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत को एक आकार और स्तर वाहिनी प्रदान की। यह अपने व्यक्तिगत जीवन में वीर, साहसी और संघर्ष प्रिय शासक था, जिसकी वजह से इसे कई समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिली। धार्मिक असहिष्णुता की नीति इसके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट रूप था। विद्या और कला के प्रति इसे विशेष रुचि थी। कुशल प्रशासक था, कुशल कूटनीतिज्ञ था, तभी इसने 40 तुर्क गुलामों का और मंगोलों के आक्रमणों से भारत को बचाया। रचनात्मक प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ भी था और इसने अरबी तरीके के सिक्के चलाए। विशेष रूप से यह अनुशासन प्रिय सुल्तान था। अगर हम देखें कि इल्तुतमिश के कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए, क्योंकि तुर्कों में और मुगलों में उत्तराधिकार का कोई विशेष नियम नहीं था,
लेकिन हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के कुछ उत्तराधिकारी, क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम बात करें तो सबसे पहले इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज बना, देन रजिया बेगम, इसके पश्चात बहराम शाह जो इसका दूसरा पुत्र था, और चौथा इसका उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन का पुत्र बना जो मासूद शाह था, और इसके पश्चात नासिरुद्दीन महमूद जो 1246 से लेकर 1266 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, ये इसका उत्तराधिकारी बना। अब हम बात करें इल्तुतमिश का चरित्र और मूल्यांकन इतिहासकारों के मतानुसार क्या था, तो ऐसे 4-5 इतिहासकार मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने इसके बारे में अपनी अपनी राय अभिव्यक्त की है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। इतिहासकार मिन्हाज लिखते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इतना परोपकारी और सहानुभूति रखने वाला तथा विद्वानों और बड़ों का आदर करने वाला कोई सुल्तान इससे पूर्व और इसके पश्चात नहीं हुआ। सल्तनत काल के दूसरे महत्वपूर्ण और प्रबुद्ध इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की मान्यता है कि इल्तुतमिश ने शासन संस्थाओं का निर्माण नहीं किया, वरन वह रचनात्मक प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ नहीं था। उनका इसके बारे में कुछ ओपिनियन दूसरी तरह की है। प्रोफेसर निजामी लिखते हैं कि इक्ता की शासन, इक्ता यहाँ पर इक्ता राज्य को कहते थे, प्रांत को कहते, ये एक यूनिट था, पॉलिटिकल यूनिट था इक्ता, और इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार उसने दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। उसने मुद्रा में सुधार किया, इसे सभी स्वीकार करते हैं। इतिहासकार सर वुलजले हेग लिखते हैं कि इल्तुतमिश ही दास सुल्तानों में सबसे उच्च पद ग्रहण करने का अधिकारी है, जबकि प्रोफेसर निजामी पुनः कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की रूपरेखा की केवल कल्पना मात्र की थी, किंतु इल्तुतमिश ने उसे रूप और स्तरवाहिनी शक्ति और निर्देशन शासन प्रणाली तथा शासक वर्ग प्रदान किया। हम ये चाहेंगे कि इल्तुतमिश के बारे में हम कोटेशंस और ये सब स्पष्ट किया है। मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से बीए पार्ट 2 के इतिहास के फर्स्ट पेपर के बारे में आपसे बात करी। मैं डॉक्टर लता व्यास, सह आचार्य इतिहास, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। धन्यवाद। आगे हम बलबन के बारे में बात करेंगे।